सभी ब्राह्मण खोजते खोजते पहुंच गए साकेत नगरी। साकेत नगरी जब वो सभी ब्राह्मण पहुंचे तो वो एक तट पर पहुंचे, एक ऐसा घाट जहां पर सभी राजा, राजकुमार, राजकुमारियां, धनपति के पुत्र पुत्रियां सभी उस घाट पर नहाने के लिए आते। और वो एक ऐसा दिन था कि वहाँ पर सभी कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़कियां ही आते थे और एक दूसरे का चयन करते थे। यदि एक दूसरे को कोई पसंद आ जाए तो वह उससे विवाह की प्रस्तावना रख सकता था। एक स्वतंत्र जगह था जहाँ पर कोई भी एक दूसरे से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता था। तो विशाखा और अपने 500 दासियों के साथ भी उसी तट पर गए थे नदी स्नान के लिए। वहाँ पर जाने के बाद 8 ब्राह्मण भी वहाँ पहुँचे थे। तो अचानक वहाँ पर बारिश हुई तो सभी उनकी सखियाँ दौड़ करके छाया में चली गईं, लेकिन विशाखा बहुत धीरे 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 वहाँ पहुँची। ब्राह्मणों की नज़र विशाखा पर गई तो सभी लक्षणों से युक्त विशाखा दिखाई दी, लेकिन उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ये कन्या बहुत ही आलसी है, ये तो अपने पति के लिए जरा सा भात भी नहीं बना सकेगी और पति कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर सकेगी। जो दौड़ के आ नहीं सकती अपने घर में कार्य क्या करेगी। तो जब ऐसी बातें कर रहे थे तो विशाखा ने सुना और उन्होंने कहा, आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि आप इतना धीरे धीरे आ रही थी इसलिए मुझे ऐसी बातें कहना पड़ा। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, 4 चीज़ों को धीरे धीरे चलना शोभा देता है। तब विशाखा ने उन 8 ब्राह्मणों को 4 वो बातें बताई जो लोग धीरे धीरे चलना ही शोभा देता है। विशाखा ने उन 8 ब्राह्मणों से कहा कि कोई भी श्रृंगार से लदी स्त्री यदि तेजी से चले तो उसे शोभा नहीं देता। यदि कोई राजा अपने राज दरबार में जाए और तेजी से चले तो ये शोभा नहीं देता। कोई प्रवज्जित सन्यासी यदि तीव्र गति से चले तो ये शोभा नहीं देता। और यदि कोई राजा नगर भ्रमण करे और हाथी पर सवार होकर चले तो उस हाथी को तीव्र चलना ये शोभा नहीं देता। तो इसलिए हे ब्राह्मण, मैं तेजी से नहीं चल रही। और रही बात, मैं आज और अभी धीरे धीरे इसलिए चल रही थी क्योंकि मेरा जो शरीर है ये माता पिता का धरोहर है, और यदि मैं चली और मेरा पैर फिसल गया और मेरी हड्डियाँ टूट गईं तो मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन जाऊंगी। मेरा विवाह नहीं होगा, विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और मेरे सारे श्रृंगार के साधन संदूक में रखे रह जाएंगे और मैं इन श्रृंगार को धारण नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं धीरे धीरे चल करके आपके पास आई। ब्राह्मणों ने देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ये तो शुभ है और बहुत ही सुंदर विचार है, और ऐसे दिव्य विचार पुण्यवर्धन के लिए ठीक होगा। और पुण्यवर्धन के कथनानुसार जो 5 लक्षण भी उन्होंने बताया था वो भी ठीक है। और जब विशाखा ने बात किया तो इतना मधुर स्वर था जैसे कांसे के किसी तार को आवाज़ निकलती हो, मधुर हो, तीव्र हो, ऐसी विशाखा की आवाज़ थी। और विशाखा का जब दांत उन्होंने देखा तो शंख के भांति चमकदार था, और उनके मसंग कल्याणन की जो परिभाषा थी उस अनुसार से बांस भी जो दांत के ऊपर का हिस्सा होता है वो लाल बिंब फल के समान बहुत ही लाल था। इस प्रकार से ब्राह्मण 5 लक्षण को देखते हुए विशाखा को पुण्यवर्धन के लिए चुन लिया, और उसके पिता ने एक हार दिया था कि यदि कोई लड़की या कोई कन्या पसंद आ जाए तो ये हार उनके गले में डाल दें। और ब्राह्मणों ने वो हार विशाखा को दे दिया। विशाखा ने वो हार ले लिया। वो हार लेने के बाद विशाखा ने अपने पिता को संदेश भिजवाया
उसके पिता को जब ये संदेश प्राप्त हुआ कि मेरे विवाह के हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, तो उसके पिता ने बड़े आदर के साथ रथ इत्यादि भिजवाया और अपने पुत्री को बड़े ही प्रसन्नता के साथ और गाजा बाजा के साथ, ढोल बाजों के साथ, ताशों के साथ अपने उस पुत्री को अपने वहाँ बुला के लेके आए। इस प्रकार से धनंजय सेठ ने उन 8 ब्राह्मणों से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने बताया, मैं श्रावस्ती से आया हूँ, मिगार पुत्र पुण्यवर्धन के लिए आपके पुत्री का हाथ मांगना चाहता हूँ। तब जाकर के महाराज ने पूछा, सेठ ने पूछा कि कितनी करोड़ की संपदा है। तो उन्होंने बोला 40 करोड़। संजय सेठ ने सोचा, ये इतना मूल्य तो हमारे बराबर, कौड़ी के बराबर है, फिर भी यदि पुत्री के लिए वर अच्छा हो तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। तब जाके धनंजय सेठ इस विवाह की स्वीकृति देते हैं और 8 ब्राह्मण जाकर के और पुनः मिगार से कहते हैं कि बधाई हो, आपके पुत्र के लायक पुत्र वधू मिल गई है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के विवाह की तैयारी करें और सबसे धनी जो इस राज्य का व्यक्ति है उसकी कन्या विशाखा से आपके पुत्र पुण्यवर्धन का विवाह होगा। ये बात सुन करके मिगार बहुत प्रसन्न होते हैं और महाराज को इस बात की सूचना देने के लिए चले जाते हैं। महाराज से जाकर सूचना देते हैं कि महाराज, साकेत नगर के जो धनंजय सेठ हैं उनके पुत्री विशाखा से मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है और आप भी इस बारात में आए। महाराज ने कहा कि मैंने ही उन्हें अपने नगर में लेके आया हूँ, अपने राज्य में लेके आया हूँ, तो निश्चित रूप से मैं भी बाराती के रूप में आऊँगा। और महाराज प्रसेनजीत भी बारात में जाने की स्वीकृति दे दिए और विशाखा की बारात यानी कि पुण्यवर्धन अपनी बारात को लेकर के और विशाखा के राज्य में पहुँचते हैं। विशाखा के नगर में जाते हैं, साकेत नगरी में पधारते हैं। साकेत नगरी के दूर ठहरने के बाद सूचना भिजवाई जाती है कि महाराज प्रसेनजीत स्वयं उस बारात में आए हैं। मिगार सेठ ने एक बात धनंजय सेठ से पूछी थी कि मैं महाराज को भी अपने बारात में लेके आ रहा हूँ, तो क्या आप स्वागत कर पाएंगे, उनका सत्कार कर पाएंगे, क्या उनका सेवा करने की क्षमता आपके पास है। तो धनंजय सेठ ने कहा था, इस जम्बूद्वीप के जितने राजा हैं यदि सभी एक साथ हमारे वहाँ मेहमान बने तो हम सबकी सेवा कर सकते हैं, इतनी कमी कभी नहीं होगी। महाराज प्रसेनजीत बहुत सारे दास दासियों के साथ पहुँचे थे, ये भी अपने बहुत सारे बाराती पहुँचे थे, लेकिन धनंजय सेठ ने सबके लिए अलग अलग महल दिया और उनके साथ सेवा के लिए दास दासियाँ भी दिया। और ये सारा कार्य विशाखा ने बड़ी निपुणता के साथ संपन्न किया, क्योंकि विशाखा को पूर्व भवों के प्रत्येक बुद्धों का आशीर्वाद प्राप्त था। उस आशीर्वाद के बल से ये सारी व्यवस्था करने में सफल रही विशाखा ने सारे बारातियों के रहने की सारी व्यवस्था स्वयं अपने हाथ में लिया था। उसके बाद से बरसात का मौसम आ जाता है और बारात 4 महीने के लिए रुक जाती है। धनंजय सेठ अपनी बेटी के लिए महालता हार बनाने के लिए बहुत सारे स्वर्ण कलाकारों को बुलाते हैं और बहुत सारे हीरे पन्ने तांबे बहुत सारी चीज़ें मणिरत्न देते हैं और कहते हैं मेरी बेटी के लिए एक महालता हार का निर्माण कराया जाए। और महालता हार का जो मूल्य था वो 9 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर का वो महालता हार बनने वाला था। इस प्रकार से महालता हार विशाखा के लिए बनना शुरू हुआ। 4 महीने पर्यंत तक महालता हार बन के तैयार हो गया। उस बारात के समय में सारी सुविधा कर दी गई, यहाँ तक कि मिगार के दास दासियों को सेवा करने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि धनंजय के सेठ के जितने भी सेवक थे सबको कोई काम करने नहीं दिए। यहाँ तक कि दास दासियों को भी वहाँ के काम नहीं करने दिए, ताकि उनको भी लगे कि हम लोग बाराती बन के आए हैं और हम लोगों को काम नहीं करना पड़ा और हम लोगों को आराम ही आराम करना पड़ा। किसी प्रकार को कोई दुख ना हो, सारी व्यवस्था की गई थी। लकड़ियों की कमी आई, तो लकड़ियों की जब कमी आई तो धनंजय सेठ ने कहा कि पुराने महल की जितनी लकड़ियाँ हैं सब निकल के जलाई जाए। सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। तब जाकर के फिर आकर के बोले कि लकड़ियाँ फिर ख़त्म हो गई। तब धनंजय सेठ ने कहा कि वस्त्र भंडार से जितने वस्त्र हैं सभी तेल में डुबो करके जलाया जाए। वो भी जला के ख़त्म कर दिया गया, फिर दोबारा भी जलाया गया। इस तरह से बारात का 4 महीना पूरा हुआ और बारात जब जाने की हुई तो महाराज बिंबिसार ने अपनी बेटी को भी कुछ
हर पिता अपने बेटी को कुछ न कुछ समझा के भेजता है। तो उनके पिता ने भी अपनी बेटी को 10 बातें समझा के भेजी थी और उन्होंने कहा था कि घर की आग बाहर मत जाने देना, बाहर की आग घर के अंदर मत आने देना। जो देता हो उसे देना चाहिए, जो नहीं देता हो उसे नहीं देना चाहिए। अच्छा है, जो देता हो या ना देता हो फिर भी उसे देना चाहिए। सुख से खाना चाहिए, सुख से बैठना चाहिए, सुख से सोना चाहिए, घर के देवताओं का सम्मान करना चाहिए, अग्नि की परिचर्या करना चाहिए। ये 10 बातें बता करके उनके पिता ने भेजा था। ये 10 बातें जब उनके पिता बता रहे थे तो मिगार का कोई नौकर इस बात को सुन रहा था और ये बात जा कर के मिगार से बताता है कि विशाखा के पिता ने विशाखा को ये 10 प्रकार की बातें सिखाई। विशाखा के पिता धनंजय ने बहुत ज़्यादा दास दासियाँ दी हैं, घोड़े इत्यादि दिए हैं, गाय दिया और ये सारा जो कुछ भी विशाखा को मिला ये सभी विशाखा के पुण्य कर्मों का ही फल था।